को फ़ायदा होगा। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमने की। और मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि मेरे हलके में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वज़ीर है और वज़ीर के हलके में एक स्कूल है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ख़र्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराहम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे। और ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा ज़िंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी पोजीशन तो अपनी जगह उसका काम ही ये है, लेकिन गवर्नर सिंध ने उन्होंने भी कुछ एतराज़ात लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध का ताल्लुक चूँकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है, तो क्या गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर बैठकर सियासत कर रहे हैं? देखें, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने TV चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असम्बली को वापस भेजा। ये सवाल आपका ठीक था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई, हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असम्बली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अज खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आइनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज़्यादती करते हैं। उन्होंने असम्बली की जानिब से आया हुआ एक बिल, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय ऑपोजिशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग्स की और जो ऑपोजिशन के मेंबर्स ने उनको कहा वो एतराज़ात लगा के उसको भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हम समझते हैं उसका आइनी इख्तियार है, उसको भले वो मिसयूज़ कर रहे हों, लेकिन हमने फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एड्रेस किया एक एक करके। कराची का अमन जो है वो पूरी कौम पे हमेशा क्रैश रही है और आपकी पार्टी को जो क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे अमन है, वफाक का भी हिस्सा होगा, इदारों का भी होगा, सबका होगा। लेकिन आप जिस नहज पे पीपल्स पार्टी और MQM आ रही हैं बयानात की हद तक, ये कितना मुमकिन होगा कि किसी जगह डायलॉग हो और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल सीन पे आगे बढ़े? क्योंकि कराची जो है मज़ीद जो है कत्ल गारत, लिसानी फसादात, इस तरह की सूरत हाल नहीं अफोर्ड मैं तो रोज़ाना खुल के बोलता हूँ। देखें, जो बात आपने कही बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिशन को ये हक़ है, उनका ये इख्तियार है
वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएं और हुकूमत पर तनकीद करें और अपनी तजावीज़ दें, मुज़ाहरे करें, जलसे करें, इससे कोई उनको नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर कोई जमात कानून साजी को बुनियाद बना के सूबे में, मुल्क में या किसी शहर में लिसानी फसादात कराने की साजिश करे और कराची शहर में जो बैनर्स लगे हैं, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर। फिर वो कई बैनर लगाते हैं कि कराची शहर पर देही इलाकों का कब्ज़ा नामंजूर। अब मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो मकामी और गैर मकामी आपने अपने जहन में ठोंसा है, इसकी तशरीह करें आप ये बताइए कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है। क्या वो पठान गैर मकामी है जो केपी से कराची में बसता है? वो पंजाबी गैर मकामी है जो पंजाब से कराची में बसता है? वो सराइकी गैर मकामी है जो साउथ पंजाब से पंजाब में बसता है? वो कश्मीरी गैर मकामी है जो कश्मीर से सिंध कराची में बसता है? या वो सिंधी गैर मकामी है जो सूबा सिंध से आकर कराची में बसता है? या मेरे जैसा सिंधी जिसका ख़ानदान सदियों से कराची में बसता है, वो गैर मकामी है? आप ये बताइए कि मकामी और गैर मकामी की तफरीक तो करें ना आप। देखिए, सूबा सिंध बड़ा कुशादा दिल सूबा है। आज भी सूबा सिंध की असम्बली में आपको हर कौमियत का आदमी मेंबर मिलेगा। सूबा सिंध से मुंतखब होने वाले लोग जिनका ताल्लुक़ केपी से था, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से था, वो वहाँ से जीते, वहाँ वज़ीर बने। हमने तो एतराज़ नहीं किया किसी पे। अगर सूबे के लोग किसी को मुंतखब करते हैं, किसी को वोट देते हैं, किसी को असम्बली में भेजते हैं और वो कराची में रहता है तो उसका हक है, या सूबा सिंध किसी भी शहर में रहता है तो उसका हक है वो आए। ये ठेकेदारी किसने उठा ली है कि वो फैसला करे कि कौन कराची में मकामी है, कौन कराची में गैर मकामी है, कौन सिंध में मकामी है, कौन सिंध में गैर मकामी है? ये इतनी ख़तरनाक बात है, ये जहर है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। इनको पता है कि कानून में कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चाहते हैं कि लिसानी फसादात हों, खुदा न खास्ता कुछ लोग इधर से मरें, कुछ उधर से मरें, तो ये अपनी दुकानदारी फिर चमकाएं और फिर कहें उर्दू बोलने वालों को, देखो ना तुम्हें सिंधी मारता है, देखो तुम्हें पठान मारता है, देखो तुम्हें पंजाबी मारता है, तुम्हें बलोच मारता है। उनको ये डरा के फिर अपने साय में लाएं, आओ हम तुम्हें जो है ना वो साया फराम करेंगे, तुम्हारी जानें बचाएंगे। देखें, ये ज़माने गुजर गए हैं। आपने कहा कराची ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, पूरे पाकिस्तान ने उसको भुगता है, पूरे पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। कराची शहर से बिजनेस निकल के चला गया है। देखिए, मैं रोज़ाना इनसे पूछता हूँ, मैं अपनी हर बात में कहता हूँ कि जी कराची के लोगों को गैस नहीं मिलती, कराची में जो लोगों को पेट्रोल महंगा लेना पड़ता है, वहाँ पे बिजली महंगी होती जा रही है, वहाँ दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। ये ठेकेदार बनते हैं ना कराची के, तो कराची के लोग अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे वोटर अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे हमदर्द अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे मुँह में छाले क्यों पड़ जाते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए? हम जब हुकूमत में थे, MQM ने जब हमारे साथ थे, 4 मरतबा हुकूमत हमारी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि जी पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं। आज इनको जो है वो मुंह के सिल गए सबके। पेट्रोल की कीमतों पर नहीं बोलते हैं, गैस के क्राइसिस पे नहीं बोलते हैं, पेट्रोल महंगा होता है उस पर नहीं बोलते हैं, बिजली महंगी होती है उस पर नहीं बोलते हैं। तो MQM जो है कभी भी कराची शहर में रहने वाले लोगों की हमदर्द नहीं थी। उसने लोगों के जज्बात से खेला है, लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया है और अपनी सियासी दुकानदारी चलाई है। इंशाअल्लाह ताला अब कराची के लोग उनकी दुकानदारी चलने नहीं देंगे। आपने कहा कि अशिया की कीमतों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। अब आप ये बताएं कि अब पैसा किधर जा रहा है? ये अब ATMs में जा रहा है, जो इमरान खान साहब की ATMs है। और देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर फ़ख्र इमाम साहब असम्बली में खड़े होकर ये कहें कि जी 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, तो भाई मतलब सबको पता है कहाँ गई है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है, पाकिस्तान की 70% के करीब। पंजाब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है। पंजाब की गंदम दूसरे सूबों में जाती है। पंजाब में फसल उतरती है और 1 महीने के बाद गंदम नापैद हो जाती है, मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो गई है ना। चीनी, गंदम, इन दोनों की अगर आप स्टडी कर लें, जब इनको रखने की ज़रूरत थी ये एक्सपोर्ट करते हैं, फिर क्राइसिस पैदा होते हैं, फिर वही इंपोर्ट करते हैं।
सस्ती चीनी बाहर भिजवाते हैं, महंगी चीनी बाहर से मंगाते हैं। ये बार बार क्राइसिस उन्होंने पैदा किए हैं। ये टेंडर करते हैं, मिसाल के तौर पे चीनी उनको ऑफर होती है 80 रुपये किलो, ये कहते हैं नहीं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं पर 90 रुपये, कहते हैं नहीं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 100 रुपये, कहते हैं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 120 रुपये, कहते हैं मजबूरी लेनी पड़ेगी। अब इस बेवकूफ़ी, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अपने ATMs को नवाजने का तरीका है। आपने एक चीज़ 80 रुपये में नहीं ली, 120 रुपये में वो चीज़ ले ली आपने। मुल्क का ख़जाना ज़ाया करते हैं, लोगों के पैसों पर जेबों पे ढाके डालते हैं। और ये पैसा इनके ATMs में जा रहा है। जिन्होंने PTI को पाला है, जिन्होंने PTI को चलाया है, जिन्होंने PTI पे खर्च किया है, उन तमाम लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च होता है। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं, मैं तो बड़ा उनको मोतबर आदमी जानता हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को मैं मोतबर आदमी जानता हूँ। उनको भले ही जो मर्जी कहते रहें, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में केस किया हुआ है उसमें आपको इनकी करप्शन का पता चलेगा। जो जस्टिस वजी ने कहा वो उनका घर कैसे चलता है वो पता चलेगा। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, देखिए पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम क्या होता है, हुकूमत में आती है करप्शन करते हैं। नून पे इल्ज़ाम क्या है, हुकूमत में आते हैं करप्शन करते हैं। ये तो इतने करप्ट हैं कि हुकूमत में आए नहीं थे, अपनी पार्टी में थे तब भी करप्शन कर रहे थे। तो PTI एज ए पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है। उन्होंने देखें इनके जो फॉरेन अकाउंट्स का इशू चल रहा है आपके सामने, इनके जो इंटरनल इलेक्शन हुए पार्टी के उसमें पैसे चले, उस पर कमीशन बनाया इन्होंने। इनकी पार्टी के जो टिकट्स हैं इन्होंने पैसे लेके दिए असेंबली में। इस असेंबली में खड़े होकर इनके लोगों ने कहा है ना कि हमने तो पैसे लेके टिकट लिया है। तो जो जमात खुद बतौर जमात करप्ट हो, उसको अगर हुकूमत में आकर मौके मिल जाए तो आप क्या समझते हैं, कोई वो मौली बन जाएंगे सारे, वो नेक बन जाएंगे सारे? वो तबाही फेरी हुई है इन्होंने। ये जब अल्लाह करेगा ये हुकूमत जाएगी तो इनके करतूत आपके सामने आएंगे, लोग कान पकड़ेंगे इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। सईद गनी साहब, अपोजिशन को किन नुकात पे एतराज़ है? सिंध में जो बलदियाती एक्ट है इस पे अपोजिशन को किन नुकात पे एतराज़ है? MQM को, हाँ MQM को एतराज़ ये है कि जी वो जो मुर्दे कब्र से निकल के वोट डालने आते थे वो अब इसमें वोट नहीं डाल सकेंगे। MQM का एतराज़ ये है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर छीन ले जाते थे वो इख्तियार अब इनके पास नहीं होगा, वो परेशानी इनको है। MQM का एतराज़ ये है कि पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन हाईजेक हो जाते थे, वो अब नहीं हो सकते हैं, उसको अब क्या करेंगे, ये इख्तियार उनको चाहिए। तो MQM किसी भी साफ और शफाफ इलेक्शन को हमेशा धांधली ज़दा इलेक्शन कहती है। इस वक्त कराची शहर में हालिया दिनों में कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं। पीपल्स पार्टी की 12 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से नंबर 1 है। MQM की 3 नशिस्तें हैं, वोटों के हिसाब से MQM नंबर 5 है। NA 249 का इलेक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजल से वो सीट जीती है। MQM पता नहीं 5वें या 6ठे नंबर पे है। PS 88 मलीर का बाई इलेक्शन हुआ, MQM के वोट पता नहीं पहले कुछ 6-7-8 हज़ार थे, वो सुकड़ के 2-2.5 हज़ार पे आके रुक गए। PTI 17,000 से जो है वो 5.5 या 6 हज़ार पे आ गई है। तो PTI हो MQM हो, इनको ये यकीन है कि बल्दियाती इलेक्शन में इनके नसीब में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ, इनका हशर बहुत बुरा होना है। इसलिए उस ज़िल्लत को महसूस करते हुए, उस ज़िल्लत को देखते हुए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, या अदालतों में जाना चाहते हैं, ये सड़कों में आना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से इस बल्दियाती इंतखाबात को ये ताख़ीर का शिकार करें और वो ना हो सके। सईद गनी साहब, IMF के साथ जो कंडीशन है, जो एग्रीमेंट हुआ है और मनी बिल भी जो है वो हुकूमत ला रही है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा और मज़ीद दिनों में पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई होगी, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, एक तो IMF के साथ जो इनका मुआहिदा हुआ है उसको पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए, उसको कौम के सामने रखना चाहिए कि किन शराइत पर ये जो कर्ज़ा लिया गया है और इसकी क्या हमें चीज़ें उसको भुगतनी पड़ेंगी। मैं कुछ नहीं कहता, पता नहीं आप लोगों ने गवर्नर पंजाब को सुना कि नहीं सुना। जो कुछ उन्होंने कहा वो तो इनका आदमी है, वो अपोजिशन का आदमी तो नहीं है। वो जाके और वो किसी खुफिया मीटिंग में नहीं कह रहा है, वो तकरीर करते हुए कह रहा है कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद फरमाया कि 4 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी हमें हर महीने पेट्रोल की कीमत में लगानी है, जब तक कि ये 30 रुपये ना हो जाए। अब अगर 30 रुपये PDL होगा पेट्रोल की कीमत में, 17-18% ये जाके वो सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगाएंगे, और पता नहीं 2-4 चीज़ें उसके अंदर और थे, वो उस पर कमीशन होता है पेट्रोल पंप वालों का, और चीज़ें होती हैं। तो ये लगा लोगों के 70 रुपये तो जेबों से हमें वैसे निकाल लेंगे। वो जो अरस्तु असद उमर खड़ा होकर कहता था ये टैक्स निकालो, ये टैक्स निकालो, ये टैक्स निकालो, 46 रुपये लीटर का पेट्रोल होना चाहिए, और भाई 46 का तो नहीं 146 का हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो शराइत उन्होंने मानी है
उससे पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे आपकी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे आपकी स्टेट बैंक की जो इख्तियारात हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, और हुकूमत का अपना इख्तियार जो स्टेट बैंक पे होना चाहिए, जो रियासत पाकिस्तान का होना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो अभी तक तो जो चीज़ें आई हैं वो इधर उधर से उड़ के सामने आ रही हैं। बाकी जो मुआहदा उन्होंने किया है तो किसी के सामने नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि जो भी मुआहदा किया है वो अवाम दुश्मनी पर मबनी होगा, वो महंगाई का सबब बनेगा और इस मुल्क में लोगों की कमर उससे और टूटेगी। अच्छा सवाल है। शुगर महंगी है, वो जो हुकूमत कोशिशें करती है पीडीएस के डाटे को कंपाइल करने के लिए, उसमें महंगाई का इंसेंटिव आपका हिस्सा जो है सिंध से आता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, मुझे नहीं पता वो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह सिंध हुकूमत को बताता है कि नहीं बताता है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा होता है उसका सबब सिंध हुकूमत को बताता है कि नहीं बताता है। जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उसका सबब वो सिंध हुकूमत को बताता है कि नहीं बताता है। दवाइयों की कीमतें जो इन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं बार बार, उसका सबब सिंध हुकूमत को बताता है कि नहीं बताता है। अब देखें, ये सबको पता है कि डॉलर महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीज़ल महंगा होगा, आपकी रोज़मर्रा की जो अशिया की कीमतें हैं वो महंगी होंगी। ये कोई ऐसा फार्मूला हमें बता दें कि ये यहाँ बढ़ाते जाएं, जुल्म लोगों पे करते जाएं और सिंध हुकूमत जो चीज़ों को कम करें, ये मुमकिन नहीं है। अब मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, आपको याद होगा 2 साल पहले गैस के क्राइसिस हुए, 1 साल पहले गालिबन 2020 में, तो इन्होंने कहा जी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए कि सिंध हुकूमत हमें गैस की लाइन डालने की इजाज़त नहीं दे रही है। हम परेशान कि भाई ये कौन सी गैस की लाइन है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में गैस का बहरान पैदा हो गया। हमने जल्दी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, इनकी सारी चीज़ें की फ़ौरन करके दे दिया। महीने 1.5 महीने बाद वो साहब आके टीवी पे बता देंगे ये लाइन बिछ गई और अब काम हो गया। तो भाई अब तो लाइन बिछ गई है, इस साल क्या मुसीबत आ गई है? क्यों गैस के क्राइसिस से जिम्मेदार हम थे। कोविड के दिनों में सिंध हुकूमत के इक़दामात ने लीड किया पूरे मुल्क को, रास्ता दिखाया सारी हुकूमतों को। हमारी वजह से यहाँ पे कोविड को बेहतर तरीके से उन्होंने टैकल किया, लेकिन जब सूरत हाल पैदा होती थी कहते हैं सिंध हुकूमत की वजह से हो रही है। तो यहाँ बिजली का क्राइसिस होगा सिंध हुकूमत जिम्मेदार, गैस के क्राइसिस होंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार, कोविड का मसला होगा सिंध हुकूमत जिम्मेदार, डॉलर महंगा होगा सिंध हुकूमत जिम्मेदार, चीनी महंगी होगी सिंध हुकूमत जिम्मेदार, गंदम महंगी होगी सिंध हुकूमत जिम्मेदार, यूरिया के क्राइसिस आ रहे हैं, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहराएंगे। तो ये कोई बड़ी सीधी सीधी बातें हैं भाई। हम तो बार बार मुतालबा करते हैं, शुगर के ऊपर आपने कमीशन बनाया था, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, FIA से फॉरेंसिक करा लिया, और भाई लटकाओ उन लोगों को, डालो जेल में जिनका नाम उसके अंदर है। नहीं डालेंगे इसलिए कि इनके अपने लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो ये तो वक्त साबित करेगा, और मैं कह रहा हूँ ना, जब ये बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने इस मुल्क की तारीख में कितनी करप्शन की है। जो दूसरे किस्से लोगों को सुनाते हैं ना, वो किस्से कहानियाँ हम भूल जाएंगे इनकी दास्तानें सुन के। सारे काम एमसीएम लंदन किया करती थी, क्या इसमें जो अभी जो एमसीएम पाकिस्तान बने उसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आता? देखें, जब इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया, हालांकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो जो तकरीर थी 22 अगस्त की थी गालिबन, उस पर आमिर खान साहब कह रहे थे भाई हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को। ये तो यहाँ बैठे थे ना प्रेस क्लब पे, उन्होंने खुद कहा, फिर वहाँ से आवाज़ आई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए गए, ये खुद भाई सब करते थे। ये तो अपनी जान बख्शी कराने के लिए, जेलों में जाने से बचने के लिए और बहुत सारे मसाइल से अपने आप को निकालने के लिए उन्होंने कर लिया। लेकिन मैं बार बार असम्बली में भी कह चुका हूँ, देखो अल्ताफ़ हुसैन अगर एक शख्सियत का नाम है, एक जिस्म का नाम है, एक आदमी का नाम है, तो उससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ किससे था? इख्तलाफ उसकी नफ़रत की सियासत से था, इख्तलाफ उसकी जो वहाँ पर वो तकसीम की सियासत करता था उस पर था, लिसानी सियासत पे था, दहशत गर्दी पे था। अगर वही काम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा, आमिर खान करेगा, ख्वाजा इज़हार करेगा, तो हमारे लिए तो ये सारे अल्ताफ़ हुसैन है फिर। तो इस वक्त कराची शहर में जो बैनर लगाए गए हैं वो वही बैनर हैं, उन्हीं तालीमात पर हैं जो तालीमात इनको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दी हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी MQM लंदन करती थी, MQM, भाई ये ना करें सियासत तफरीक की, लिसानियत की
और ये लड़ाई झगड़े की, तो कोई इशू नहीं है, बात करने को हम तैयार हैं, बैठे बात करें हमसे। लेकिन अगर बातें अल्ताफ़ हुसैन वाली करेंगे, काम अल्ताफ़ हुसैन वाले करेंगे, तो फिर भाई ख्वाजा एजाज भी अल्ताफ़ हुसैन है, आमिर खान भी अल्ताफ़ हुसैन है, सारे अल्ताफ़ हुसैन है। बातचीत की आप बात करें, यानी अगर आप अभी ऑफर करते हैं क्योंकि देखें, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, हम तो हमेशा चाहते हैं कि अपोजिशन को एंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, और उनकी जो जायज़ बात है उसको मानने को भी तैयार हैं हम। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सूबे के अंदर खूनरेजी कराना चाहें, आप सूबे के अंदर लिसानी तफरीक पैदा करना चाहें, लोगों को लड़ाना चाहें, और हम आपसे बात करें। पहले ये चीज़ें छोड़ें ना, आप उस पर बात करें। इलेक्शन कमीशन आप आए थे आज, वो बता दें। इलेक्शन कमीशन ने मुझे दावत दी थी, बुलावा था, नोटिस था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पेश हो जाइए सुबह 10 बजे। तो मैं एक कानून को मानने वाला आदमी हूँ, मैं हाज़िर हो गया। लेकिन मैंने एक दरख्वास्त की कि आज का जो बुलावा है, ये ख़त मुझे मिला था 10 तारीख को, और वो ख़त जारी हुआ था 8 दिसंबर को। लेकिन फिर मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि 10 तारीख को ही पेशावर में कोई रीजनल इलेक्शन ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, उन्होंने 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया मुझ पर। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को भी ये नहीं आए, फ़लाँ को भी नहीं आए। तो मैंने आज ये इल्तिजा की सामने इलेक्शन कमीशन के कि मुझे उस कार्रवाई को जो पेशावर में हुई है उसके मुतल्लिक कोई पता नहीं चला, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मुझे कोई ख़त नहीं आया, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे कहीं से इशारा तक नहीं मिला कि भाई पेशावर में आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है, आप वहाँ कर पेश हो जाइए। अगर मैं इस्लामाबाद में एक नोटिस पर आ सकता हूँ तो मैं पेशावर भी जा सकता था और वहाँ पे पेश हो जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे सुने बग़ैर, मेरी बात सुने बग़ैर, मैं सिर्फ जलसे में गया था, मैंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की, मैंने वहाँ तकरीर नहीं की, मैं किसी हलके में नहीं गया, लेकिन मुझ पर 50,000 जुर्माना लगा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि निसार खोड़ो साहब पर भी लगा दिया गया। निसार खोड़ो साहब, मैं आपको बता दूँ, इस वक्त ना वो MP हैं, ना वो वज़ीर हैं, ना वो मुशीर हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर तो लगता ही नहीं है, उन पर भी 50,000 जुर्माना लगा दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी उजलत में उन साहब ने ये फ़ैसला किया। तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी कि ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई है और उसको भी देखा जाए। तो मुझे कहा कि अपील कीजिए, अब देखें अपील मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। थैंक यू।